नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑफेंस ऑफ हर्ट। इससे पहले भी बीएनएस में सेक्शन 114 में आई हैव टॉट यू द ऑफेंस ऑफ हर्ट। एंड अगेन व्हाई आई एम गिविंग यू दिस लेक्चर, बिकॉज इससे पहले मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ एज एन आईपीसी सेक्शन 319। तो व्हाट आई बिलीव कि आपको ये लेक्चर देखना चाहिए। आई recorded this lecture while I was taking offline class as of the IPC section 319। तो सेक्शन 319 कहो या सेक्शन 319 आईपीसी का कहो या बीएनएस का कहो, सेक्शन 114 क्लास सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है। बस इसमें हो सकता है कि आपको काफ़ी कुछ और ऐसा मटेरियल मिल जाए जो कि आपको मिलना चाहिए। तो आपको बीएनएस की सेक्शन में जो पढ़ाया हुआ है और उसको ये उसके साथ साथ इस क्लास को भी पढ़ना ही चाहिए। एक लेक्चर है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो विद दिस वर्ड्स लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑन द टॉपिक ऑफ हार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हार्ट एंड लेटर ऑन वी विल स्टडी ग्रीवस हर्ट। सेक्शन 319, दिस टॉपिक सीम्स टू बी वेरी सिंपल। दिस टॉपिक definition of heart seems to be very simple, but it also becomes very complicated sometimes. As we have discussed in 299 300, sometimes death is caused but the offense is what? Hurt. कई बार मृत्यु हो गई इंसान की, जो विक्टिम है उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन ऑफेंस क्या बनकर आएगा? हर्ट बनकर आएगा। तो 299 300 319 320 ये सब हमें एक साथ ही पढ़ना समझना पड़ता है एक बार को, और कई बार मिक्स हो जाते हैं आपस में। इसीलिए सेक्शन 319 भले ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसकी भी। एंड दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू एज वेल। एंड विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस? द टॉपिक्स वेयर डेथ इज कॉज्ड, जहाँ पे मृत्यु तो हो गई लेकिन ऑफेंस क्या बना? केवल हर्ट। तो समटाइम्स सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डिसेप्टिव फॉर यू कि डेथ तो हो रही है बट द ऑफेंस मेड आउट इज ओनली हर्ट, है ना? हाँ। सेकेंडली आपको और क्या ध्यान रखना है इसमें? सी, एग्जामिनर विल गो विद द टेक्स्ट बुक। व्हाट आई एम सेइंग, एग्जामिनर विल गो विद द टेक्स्ट बुक आंसर्स। समटाइम्स इन द टेक्स्ट बुक ऑन लगभग अबाउट सिमिलर फैक्ट्स, समवेयर इट इज द मैटर ऑफ हर्ट and somewhere it is a matter of grievous hurt. Court took the view that it is a hurt. In another matter, court took the view it is grievous hurt. आपको ऐसा लगेगा कि यार दोनों एक जैसे मामले थे, इसमें हर्ट क्यों और उसमें ग्रीवस हर्ट क्यों? You may feel that this is what hurt and why the other matter is grievous hurt. When the facts are almost same, so why the court had decided this is hurt and this is grievous hurt? See, what happens? Because in your textbook the facts are disclosed only 3 or 4 lines. जो तथ्य दिए गए होते हैं 3-4 लाइन में बयां होते हैं वो। And when the court decides, there is a complete file, complete matrix of the facts which are not before us sometimes. So there may be some variation because of this fact also. So now how to deal with the exams now? How we should solve such questions in exams? So then what is the trick for this? Wherever you are confused, make a table on case laws which are having similar facts. ऐसे केसेस की लिस्ट बनाइए टेबल में। लेफ्ट साइड कॉलम हार्ट, राइट साइड कॉलम ग्रीवस हर्ट। इस केस में हर्ट डिसाइड किया गया था और इस केस में कोर्ट ने ग्रीवस हर्ट। एंड ट्राई टू रिमेंबर दैट कि अगर राइट साइड वाला आएगा तो ग्रीवस हर्ट बोलना है और ये वाला आएगा तो हर्ट बोलना है। ये आपको ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। एक दो केस लॉ ऐसे होंगे जहां पर ऐसा करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसका तरीका ये है एग्जाम से बाहर निकलने का। वरना लड़ते रहेंगे कि ये तो ग्रीवस हर्ट है, ये तो हर्ट है। तो उसको मैनेज करने का तरीका यही है। समझे आप लोग? कर लेंगे आप लोग? अगर ये ट्रिक समझ गए हो तो प्लीज रेज हैंड, ये आपके बड़ी काम आएगी। बजाय उससे लड़ने के उसको हम लोग पहले से नोट कर लेते हैं एक टेबल में। लेफ्ट साइड में हम टेबल बनाएंगे कैसे? उसमें ऐसे केस लॉ, सभी केस लॉ नहीं लिख रहे हैं,
ऐसे केसेस की लिस्ट जहां पर फैक्ट्स लगभग सेम है ना, लेकिन एक केस में उन्होंने हर्ट बोल दिया और दूसरे केस में डिसाइड किया ग्रीवियस हर्ट। तो जो डिफरेंस है हल्का फुल्का फैक्ट्स का, उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि मैं आइडेंटिफाई करना है मुझे। अब अगर ये फैक्ट्स वाली लाइन आएगी तो मैं ग्रीवियस हर्ट डिसाइड करूंगा, और अगर अदरवाइज आएगी तो मैं हर्ट डिसाइड करूंगा। तो ये सारी हुई कॉम्प्लिकेशन वाली बात जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। नाउ यू गो टू द बेयर एक्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन 319। हर्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 319, और हिंदी में बोलते हैं इसको उपहति। मैं थोड़ा हिंदी का प्रयोग भी करने वाला हूँ, उपहति। दिस इज कॉल्ड उपहति इन हिंदी। दिस इज व्हाट हर्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू गो टू दिस लैंग्वेज। दिस इज whoever causes bodily pain, disease or infirmity. Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. जो कोई भी किसी व्यक्ति को पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, पीड़ा कैसी? शारीरिक पीड़ा। तो दोनों शब्द ध्यान रखना है इसको। दिस इज व्हाट बॉडीली पेन, शारीरिक पीड़ा। सेकंड डिजीज यानी कि रोग, एंड थर्ड इज व्हाट इन्फर्मिटी यानी कि अंग शैथिल्य। अंग शैथिल्य इन हिंदी दिस इज व्हाट अंग शैथिल्य। बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी, शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है तो ये कहा जाएगा कि उसने उस व्यक्ति को उपहति कारित की। दिस इज व्हाट हर्ट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, यू प्लीज रिमेंबर ऑल दी थ्री वर्ड्स। Causing bodily pain, number one, causing disease or causing infirmity will amount to causing hurt. Simple सी line है. If you compare with the 299, it is only 1% of culpable homicide definition. है कि नहीं है? Very simple definition. बढ़े आगे ना, कुछ बातें समझ नहीं है आप लोगों ने. This is तो very important. See, hurt means here causing of pain, disease or infirmity to any person, by any person to another. ये तो समझ गए हम लोग. मुख्य बात क्या है? Such pain etc. may not be actually caused by direct physical contact, and this is the question of your claims. It is not necessary that such pain is always caused by the direct physical contact. किसी को थप्पड़ ही मारो तभी होगा, ऐसा नहीं है. It is not necessary, and we have seen the question. This is question. See, this is question DJS. This is question DJS 2011. Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. This is the definition given in the question itself. Therefore, using force is essential to the offense of hurt. Using force, direct physical contact between the accused and the victim is essential to the offense. इसमें क्वेश्चन आगे नहीं आ गया. इट इज इररेलेवेंट दैट फोर्स वाज यूज्ड. इट इज इररेलेवेंट कि फोर्स मस्ट बी यूज्ड. इट इज इररेलेवेंट दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मस्ट बी देयर. सो कॉजिंग द व्हाट इज इफेक्ट इज व्हाट विल यू सी. दिस इज द इफेक्ट कि वेदर द एक्ट ऑफ दिस कॉज द इफेक्ट ऑफ और नॉट. समटाइम्स सी दिस इज व्हाट डिजीज, मेंटल शॉक. अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, लेकिन कीपिंग यू आपने देखा डिजीज में क्वेश्चन आया और केवल उस लाइन से हो गया आपका, ये जो मैंने आपको पॉइंट आउट किया अभी, दिस लाइन. may not be caused by direct physical contact. It may be caused by direct physical contact, and it may not. It is not an essential requirement of section 319 कि that kind of pain, that kind of hurt must be always caused by direct physical contact between the accused and the victim. कर लेंगे आप लोग ये, सही है. बस what is required says this is requirement is this. Requirement is this: hurt must have been caused by some voluntary act of the accused. It should be the result of, it should not be involuntary, it should not be under compulsion. It is what? Voluntary. He must have voluntarily caused this. Got it? तो जो फोकस क्या करना है आप लोगों ने, जो मेन बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो क्या है कि इट शुड बी, इट इज नॉट नेसेसरी टू सी कि देयर मस्ट बी ऑलवेज यूज ऑफ फोर्स और डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट. कर लेंगे, बढ़िया आगे. फिर नाउ
Again, this is the second question of your prelims. Next question. Causing of nervous shock and mental derangement by some voluntary act of the offender is covered by this section. So this can be the again question कि whether the causing nervous shock nervous shock को बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानसिक आघात. हिंदी में आप मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, बिकॉज इट मे बी द मैटर ऑफ ट्रांसलेशन फॉर यू. जब वेन एवर यू आर मानसिक आघात और मेंटल डिरेंजमेंट मीन्स मानसिक अव्यवस्था, नर्वस शॉक मीन्स मानसिक आघात एंड ये मानसिक अव्यवस्था. इफ दिस इज कॉज it will also amount to causing hurt and it can be the again question of your claims. See, and see, by habit I say it is the question of claims, it is the question of claims, but essentially this can be the question of mains as well. They can give you the problem as well. Ki decide now. In this case, see, in any case like this, during the fight between A and B, two women, A pulls B by hair and removes some of her hair. उसका बाल खींचती है एक लेडी और उसके कुछ बाल निकाल भी लेती है. A is guilty of an offense causing. Now if you are given 4 options, this is a question of your prelims. But now if the question is limited to hair only, then this can be the question of your mains as well. So in case of mains, in case of IPC, mains and IPC, sorry, मेन्स एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम प्रीलिम्स स्टडी इज सेम, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम कैन कम इन योर मेन्स एज वेल. दे विल से डिसाइड दिस प्रॉब्लम व्हाट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द ऑफेंडर. वो कह सकते हैं प्रॉब्लम देंगे आपको, क्या कहेंगे आपको कि ये अपराध क्या उसने कोई अपराध किया, यदि हाँ तो कौन सा अपराध किया. तो 4 ऑप्शन दे दिए तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया. केवल क्वेश्चन दे दिया तो कैसा क्वेश्चन हो गया, मेन्स का क्वेश्चन हो गया. तो असेंशियली ये नहीं कि भी प्रीलिम्स ही क्लास है, केवल इट इज बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. आपको कॉन्सेप्ट समझना है और फिर उस नॉलेज को आपने प्रीलिम्स में भी अप्लाई करना है और उसी नॉलेज को हमने मेंस में भी अप्लाई करना है. ठीक है ना. अब देखिए क्या क्या है. बॉडीली पेन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी ना. सो वी हैव रेड दिस नर्वस शॉक एंड मेंटल डिरेंजमेंट. मानसिक आघात और मानसिक अव्यवस्था भी हर्ट होगी. ना क्वेश्चन ये क्या, अगर ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए पेन होना चाहिए, कितने टाइम के लिए पेन होना चाहिए, घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 5 मिनट. द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मेंटल इन्फर्मिटी इज इमेटेरियल. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज वेदर देयर वाज ए नर्वस शॉक और नॉट, वेदर देयर वाज ए मेंटल डिरेंजमेंट और नॉट, फॉर व्हाट ड्यूरेशन इट वाज, इट इज इमेटेरियल. Now here you will have to see, you will have to read it. Please go to section 95. Section 95, this is general exception. Section 95, what it says, nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm, है ना, any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. If it is a slight harm, 95 says what, अगर harm इतना कम है, इतना माइन्यूट है कि कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनरी सेंस का व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा, तो वो ऐसे केसेस 95 में कवर हो जाएंगे. तो ऐसे ही अगर किसी ने हल्की सी चुटकी काट ली और कहो हो पेन हो गया, हर्ट हो गई, तो इट विल नॉट अमाउंट टू हर्ट. यू विल हैव टू सी ऑन दैट पैरामीटर स्टैंडर्ड, मानक क्या होगा, है कि नहीं है. ऐसा नहीं है कि हर पेन, हल्का सा हाथ रखा था, हाथ पैर पे, पैर रखा गया मंदिर में, हो हर्ट कर दी. दिस इज नॉट हर्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं पेन तो होगा. हल्का सा मेंटल वो भी हो सकता है, शॉक भी लग सकता है, इतनी भीड़ है, उफ, मेंटल शॉक. This is not, you will have to apply always the test of 95 as well, कि whether such kind of pain, whether such kind of nervous shock can be complained by a person of ordinary sense or not. Are you getting this point or not? So please don't be too technical. It is hurt.
अदरवाइज एवरी टाइम यू विल बी विक्टिम ऑफ हर्ट, है कि नहीं है? क्लास लेट हो गई, बहुत टेंशन हो गई, नर्वस शॉक, हर्ट. दिस इज नॉट हर्ट. You will have to see the test of ordinary person of ordinary sense and temper. You got it? So this is bodily pain except so slight a harm of which no person of ordinary sense or temper would complain is covered by the definition of the heart. You will exclude that kind of category of bodily pain which are excluded by section 95, and this is again maybe the question of prelims for you. This is a concept for you. Don't note every pain if it is so slight. अगर ये इतना कम है ना, कि कोई भी ऑर्डिनरी सेंस का व्यक्ति उसको कंप्लेंट नहीं करेगा, तो दिस इज नॉट द केस ऑफ हर्ट कवर्ड होगा. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ हर्ट इज अगेन इमैटेरियल. बहुत तेज दर्द हुआ, 5 मिनट के लिए ही हुआ, इट इज द केस ऑफ हर्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट. एक थप्पड़ मारा किसी ने, पूरा सिर झन्ना गया, लेकिन 2 मिनट के लिए झन्नाया, इट इज हर्ट. ये नहीं कि घंटों तक झन्नाता रहे, है ना, है कि नहीं. तो ड्यूरेशन इज इमैटेरियल. इट मे बी पेन फॉर फ्यू मिनट्स एज वेल. ओके. नाउ दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स एज वेल एज ऑफ योर मेंस. पुलिंग ए वुमेन बाय द हेयर वुड अमाउंट टू हर्ट. एक औरत को सिर के बाल से खींचना दर्द होगा नेचुरली, है ना. नाउ डोंट बी सो जेंडर स्पेसिफिक. पुलिंग ए वुमेन, यू कैन से इवन ए पुलिंग ऑफ ए मैन ऑल्सो, क्योंकि सिर में दर्द तो सभी के रहा उतना ही होगा. तो डोंट के, अगर कल क्वेश्चन आए पुलिंग ए मैन, के सर ने मैन को तो बताया ही नहीं था, ये तो वुमेन का था. तो गो फॉर द कॉन्सेप्ट कि सिर से बाल से खींचना किसी व्यक्ति को, इट में अमाउंट टू हर्ट. अब क्योंकि वुमेन का केस स्पेसिफिकली कोर्ट में आ चुका, तो वही लैंग्वेज आगे चलती जा रही है ना. अदरवाइज मैन हो या वुमेन हो, ह्यूमन बीइंग, पुलिंग ए ह्यूमन बीइंग बाय हेयर मे अमाउंट टू. और ये क्वेश्चन आ चुका, अब देखा ही आपने, वो डीजीएस में आया नहीं आया, अभी दिखाया था, बड़े आ गए. सो नाउ कम टू सम केस लॉज. से दिस, इन ए केस ए द accused went with Nazir of the court to execute a decree of ejectment from a house which they had obtained against their sister's husband B. A is the accused in this case. Who is the accused? A. He along with the court officer, name is what? Nazir. Nazir is the designation. Nazir is the designation of the official of a court. So he accused along with the official of the court went to the house of his sister and brother-in-law. अपने बहनोई के खिलाफ उसने डिक्री ली. डिक्री वॉज व्हाट? टू डिक्री फॉर द इजेक्टमेंट फ्रॉम द हाउस. उनको घर से बाहर निकालने की थी, इजेक्टमेंट ऑफ द हाउस. समझ में आ गई बात? घर पहुंचे वहां पर. डिलीवरी ऑफ पोजेशन वॉज रेसिस्टेड बाय द एक्यूज सिस्टर एस, द कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट ने कहा कि भाई ये घर मेरे नाम पर है एंड मैं इस डिक्री की पार्टी नहीं थी. यू कैन नॉट इजेक्ट अस लाइक दिस. तो कंप्लेंट, एक्यूज कौन है और कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट है एक्यूज की बहन. समझे आप लोग? आपने बहन और बहनोई के घर में गया है उनको घर से निकालने के लिए. कि क्यों गया है? बेसिस क्या है? क्योंकि उनके खिलाफ उसको कोर्ट से डिक्री मिल गई है कि इनको घर से निकालो, इजेक्टमेंट ऑफ द फ्रॉम द हाउस. यू गॉट इट? द सिस्टर रेसिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दैट ऑन द ग्राउंड दैट हाउस बिलोंग टू हर एंड शी वाज नॉट ए पार्टी टू द डिक्री. ये जो घर है ये मेरे नाम पर है एंड आई वाज नॉट पार्ट टू द डिक्री, सो यू कैन नॉट इजेक्ट मी लाइक दिस. तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस. समझ में आ गई बात? देन व्हाट हैपेंड? The accused forcibly dragged the complainant out of the house. अभियुक्त ने उसको बलपूर्वक घर से घसीट करके बाहर निकाला. The accused were held guilty under this section because she was not a party to the decree. So this case may come to this to your exam. Dragging from the house like this may amount to hurt. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई हो तो. 319.
नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन्फर्मिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फर्मिटी? इन्फर्मिटी को हिंदी में बोलते हैं अंग शिथिलता. इन्फर्मिटी इज कॉल्ड अंग शिथिलता इन हिंदी. Infirmity means inability of an organ to perform its normal function. If your organ is unable to perform its normal function, it will be called infirmity. अगर किसी का अंग नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको? अंग शिथिलता, infirmity. And whenever any question comes in mains, जब कभी आप मेंस में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो you will have to elaborate the meaning of infirmity. Infirmity का meaning क्या है? Don't write only the infirmity. Explain in 1 or 2 lines the meaning of infirmity as well. So infirmity means what? Inability of an organ to perform its normal function. जो normal function अगर एक organ नहीं कर पा रहा है उसको हिंदी में बोलते हैं अंग शिथिलता, and in Hindi it is called infirmity. Now it may be temporary or it may be permanent. Got it? It denotes an unsound or unhealthy state of the body or mind. Unsound or unhealthy state of body or mind. शरीर या मानसिक एक अनहेल्दी स्थिति आपकी वो दिखाता है कि आप कहते हैं ना कहीं दिमाग ने काम करना बंद कर रखा है अभी, तो वो जो आपको मेंटल शॉक लगा हुआ है, जो मेंटल डिरेंजमेंट हुआ आपका, मानसिक अव्यवस्था जो हुई वो, that will come in the category of hurt. ठीक है? So इसका ध्यान रखना, this may be temporary or this may be permanent as well. बस only this is when the organ is not performing its normal function, it is called infirmity and it will amount to hurt. It may be temporary or it may be for some time permanent as well. Now this is poisoning में, this is case is very important. Anis Beg, please remember this name, the name of this case, because again I am saying you the question may be asked out of following cases which is related to heart. निम्नलिखित में कौन सा केस हार्ट से रिलेटेड है? अनीस बेग, केस का नाम अनीस बेग, वेरी इंपॉर्टेंट केस. ठीक है. The accused aged about 16 years was in love with a girl who was 3 to 4 years younger to him. हिंदी में सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा आपको. 16 वर्षीय अभियुक्त अपने 3-4 से छोटी एक बालिका के प्रेम में पड़ गया था. 16 वर्षीय अभियुक्त अपने 3-4 साल से छोटी एक बालिका के प्रेम प्रसंग में पड़ गया था. नाउ आगे. Accused intending to administer to her something in the nature of a love philter. हिंदी में समझिए इसको. उस बालिका को वशीकरण औषधि के रूप में प्रेम रस का पान कराने के उद्देश्य से अभियुक्त ने अपने से छोटे एक दूसरे बालक को उत्प्रेरित कर मिष्ठान भेजा. तो मुख्य बात यह है वशीकरण औषधि. अब इंग्लिश में समझा तो नाउ इन इंग्लिश, वशीकरण औषधि समझे आप लोग. तो कई का ऐसा होता है. देखो, द एक्यूज इंटेंडिंग टू एडमिनिस्टर टू हर समथिंग इन द नेचर ऑफ लव फिल्टर. गॉट इट? नाउ टू कंट्रोल थ्रू सच काइंड ऑफ टैक्टिक्स, कि कुछ खिलाऊंगा तो मेरे वश में आ जाएगी लड़की. समझे? दिस इज दैट मैटर. Induce another boy younger than himself. This is abatement. He induced a second one, okay, to give the girl some sweet meats which was taken by the girl as well as some of her family members. समझ में आई बात? मैं दोबारा समझाता हूँ. जो अभियुक्त है ये प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति है ना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है. उसके लिए अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करने के लिए, वशीकरण करने के लिए, देखोगे अपने एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं है? देखे नहीं अनुराग? 100% महिला मित्र. तो सबको इलाज है उनके पास. सो ये वो केस है प्रेम वशीकरण में कि भाई ये ठीक है मिला के खिला दो, और फिर गर्लफ्रेंड आपकी 100%. तो गर्लफ्रेंड ने तो खाया ही खाया, उसके सभी वश उस पेरेंट्स ने भी खाया. द गर्ल
which was taken by the girl as well as some of her family members. तो परिवार के जो और सदस्य थे उन्होंने भी खा लिया उसको. ठीक. Now next, all those who took it were seized with more or less violent symptoms of dhatura poisoning, though none of them died. सब लोगों को सिम्टम आए खाने के बाद, वो थे जो धतूरा के से होते हैं, लेकिन कोई मरा नहीं. You got it? The evidence did not show that the boy who actually handed over the sweetmeats knew that they contained anything harmful. ये knowledge, absence of knowledge केस है. This is the case of it was कि it is so harmful. The accused was held guilty for the causing hurt. So this is the case of dhatura. Okay, but in the absence of such knowledge, this was the case of this is what hurt. Got it or not? तो याद रखेगा आपको, केस का नाम है अनीस बेग, मत भूलिएगा इसको, अनीस बेग. देखो हर फैक्चुअल स्टोरी हर एक पर फिट नहीं होती. एक व्यक्ति का नाम लिया एकदम सबको हंसी आ जाती है, क्योंकि वो लगता है कि हाँ ये इट में भी हीरो ऑन दिस. इस फिल्म के में अगर किसी को कास्ट किया जाएगा तो ये चेहरा ज्यादा फिट बैठता है कि नहीं है. बढ़े आगे. नाउ कम टू द मोर पिकुलर कंडीशंस. नाउ देखते हैं क्या क्या है अभी, और थोड़ा सा और लिटिल बिट. एक्ट्स विच नीदर इंटेंडेड नोर लाइकली टू कॉज डेथ. Here there is absence of intention to cause death. There is no intention to cause death. No intention to cause such bodily injury as is likely to cause death, and there is no knowledge that it is likely to cause death. It means what? Absence of the all kind of mens rea of section 299. 299 में जो 3 mens rea हैं, intention to cause death, intention to cause bodily injury, and knowledge that act is likely to cause death. वो तीनों ही एब्सेंट है. ठीक. देन सच एक्ट में अमाउंट टू हर्ट और ग्रीवियस हर्ट. ऐसे केस में अगर डेथ हो जाती है, कॉज इवन दो डेथ हैज रिजल्टेड देयर फ्रॉम, इफ द रिजल्ट इज डेथ, इफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्ट इज डेथ बट you did not intend it, you were not aware of this, you were not having knowledge. So in those cases this may be the case of hurt or grievous hurt, and it all depend upon the nature of the injury. कि what was the injury? Depending upon the nature of injury, you will say it is the case of hurt or it is the case of grievous hurt. Even when we were discussing 299, in that case also we have studied that. Chatur Natha. ध्यान आया? Now see the case. In a dark night, this is the question, UPAPO, Himachal Pradesh Judicial Services. What? In a dark night, A and B were fighting. B's wife, keeping her child on her shoulder, reached there for separating them. I hope you remember the facts of case. ये हम डिस्कस कर चुके पहले भी, है ना. In the meantime, A's fist fell on the back of the child and the child died. A is liable for hurt, because in this case the accused did not intend to cause death. Accused did not intend to cause such bodily injury as is likely to cause death. Accused was not knowing that his act is likely to cause death, and it was the case of dark night, so you cannot say it was the case of carelessness, anything else. So what was his act? His act would amount only to hurt. So therefore this is the case of hurt, and this is very famous case in your prelims exam. Again and again repeatedly they are asking the same question. Pulling the woman by hair amounts to hurt, and this is the facts based on Chatur Natha and Mr. Anis Beg. ध्यान रखना है. So before bringing any such kind of medicine for vashikaran, try to understand this. This may amount to at least hurt. सही? Next case is what? Nagashoipo. The accused struck a man one blow on the head with a bamboo yoke. 2 days later, the accused was released. 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 2 days
बैम्बू योग का मतलब हुआ, बैम्बू को बोलते हैं बांस के जुए से योक। आप तो बैम्बू को पकड़ लीजिए आप लोग, है ना। द एक्यूज स्ट्रक ए मैन वन ब्लो, एक ही प्रहार किया ऑन दी हेड विद ए बैम्बू योक एंड द इंजर्ड मैन डाइड आफ्टरवर्ड्स इन द हॉस्पिटल। गॉट इट और नॉट? वो व्यक्ति जिसको, जो घायल व्यक्ति है, उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई, प्रिंसिपली फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम। लेकिन डेथ क्यों हुई? मेनली ओपियम खाने की वजह से, सरप्रेसली एडमिनिस्ट्रेड बाय हिज फ्रेंड्स। उसके दोस्तों ने जो ओपियम दी थी, उसकी अफीम, ज्यादा अफीम खाने की वजह से डेथ हुई इसमें। समझे आप ये? नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द explanation second of the 299. Here the blow is only one blow, and by the bamboo it is not likely to cause death. It is not intended to cause death, and the death here is caused but not by the improper treatment. It is not the death, in this case death is not caused by the improper treatment, it is caused by the consumption of what? Opium. And who did this opium? Who served this? His friends. So this was the case of happening of death due to overdose of opium, and which was supplied by the friends. It is not the case of improper treatment. It is not the case that the blow by the bamboo. Bamboo is a hollow kind of stick. It is not that kind of blunt stick. तो बांस का प्रहार उतना तेज नहीं पड़ेगा फिर भी, जैसे एक लठ का पड़ेगा प्रॉपर वाले का, है कि नहीं है? तो इसमें अंतर हुआ। तो ऑल फैक्ट्स लेड टू ओनली वन दिस ही वाज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, एंड द ब्लो इन इटसेल्फ वाज नॉट ऑफ सच ए नेचर एज वाज लाइकली टू कॉज डेथ। ब्लो इस नेचर का नहीं था कि उससे डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे आप, केस का नाम नगा शिपो। सो नेक्स्ट केस पे आ जाए हम लोग अब, स्प्लीन केसेस। इसे हिंदी बोलते हैं प्लीहा, प्लीहा केसेस, प्लीहा के मामले, स्प्लीन केसेस। एंड इसमें आप पढ़ोगे यहां पर कि एक्यूज इज असॉल्टिंग समवन हु इज हैविंग डिजीज स्प्लीन, जो रोगी है स्प्लीन का, समझे? और लेकिन एक्यूज को पता नहीं है कि इसको कोई रोग चल रहा है इस तरीके का। समझ रहे हैं बात ये? चलिए पढ़ते हैं इसमें। इन ए केस ए वुमेन डाइड फ्रॉम ए चांस किक इन द स्प्लीन इन्फ्लिक्टेड बाय हस्बैंड ऑन प्रोवोकेशन। पत्नी द्वारा प्रकोपित किए जाने पर पति ने पैर से उसके उदर में प्रहार किया। ये भी हिंदी इसकी देखो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड समटाइम्स दे गिव द फैक्ट्स फ्रॉम द IPC एज वेल। दे विल गिव यू द हिस्ट्री ऑफ ए केस एंड नाउ यू ट्रांसलेट। तो फ्यू वर्ड्स आपको आने चाहिए, जैसे प्रोवोकेशन को हिंदी में हुआ प्रकोपन, प्रकोपित किए जाने पर। तो कहाँ हमारा चांस किक इन द एब्डोमेन एरिया, स्प्लीन, a chance kick in the spleen inflicted by her husband on provocation, and the woman died. Got it or not? Her husband did not know about the spleen being diseased. ये खास बात है, उसके हस्बैंड को ये पता नहीं था, जो एक्यूज है इसमें, the husband did not know about the spleen being diseased and had no intention or knowledge that act was likely to cause it. It was spontaneous, गुस्से में आकर के मार दिया, but neither he was having any intention nor knowledge that एक बार इस तरीके से मारने से उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगेन दिस वाज कॉल्ड दैट, दिस वाज हेल्ड दैट ही वाज गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। वो हर्ट का गिल्टी था वो। ठीक है, कर लेंगे आप लोग? ठीक। सो केसेस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. Therefore using force is essential. Direct physically हम लोग कर चुके हैं अभी लोग, है ना. It is irrelevant that force was used. ठीक है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम फोर्स शुड बी यूज्ड. इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग धतूरा, प्रेम वशीकरण औषधि, इन सब में कोई फोर्स यूज नहीं हुआ. बट इवन देन इट दिस वाज द केस ऑफ हर्ट, है कि नहीं है. तो यूज ऑफ फोर्स इज नॉट एसेंशियल. डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इन एवरी इसमें इट इज नॉट एसेंशियल, बिकॉज when you are administering some medicine, you are not coming into any physical contact with the victim. So keep it in mind. समझे बात नहीं आए. Next, a prostitute suffering from communicable disease has sexual intercourse with a man representing that she was free from any disease, commits hurt, because if she is communicating like this, then she is causing disease. The lady who is a prostitute is suffering from some disease. Now she is communicating that disease to other person. It is the case of, because what is the definition of hurt? Whoever causes bodily pain or disease. So in this case you are causing disease. Got it? So this is the case of hurt. A mental pain is also covered under the offense of simple hurt. हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज. गॉट इट? हम लोग कर चुके हैं, यहीं से क्वेश्चन आए. सो दिस इज द क्वेश्चंस एंड दिस इज चैप्टर ऑन 319. थैंक यू. सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी. और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले लेक्चर में सुना भी होगा आपने, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, इन चारों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये कई बार प्रॉब्लम्स में पता नहीं चलता कि ये कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, हर्ट है या ग्रीवियस हर्ट होगा. इसलिए सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. इसलिए हर्ट के टॉपिक को बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन समटाइम्स इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छी तरह से बना के चलिएगा. इन वीडियोस को रिपीटेडली देखते रहिए आप लोग, ये याद कीजिए, नोट्स लिख लीजिए इनके, ठीक. और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आने वाले टाइम में जितने भी अपडेटेड वीडियोस डालेंगे उनका आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. तो विद दिस वर्ड्स आई एंड दिस क्लास. थैंक यू वेरी मच.